जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे लैंगरहैंस दीपिका। यानी लैंगरहैंस दीपिका क्या है, यह हमारे शरीर में किस प्रकार के कार्य करते हैं और इनके क्या क्या भाग हैं जो हमारे शरीर में कार्य करते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, लैंगरहैंस दीपिका जो है अग्नाशय का एक प्रमुख भाग है। याद रखिएगा, 10th क्लास में पढ़े होंगे। लैंगरहैंस दीपिकाएं जो है यह अग्नाशय का एक प्रमुख भाग होता है। यह जो है हल्के पीले रंग के एक विसरित ग्रंथि के रूप में पाया जाता है। अगर हम बात करें तो यह हल्के पीले रंग के एक विसरित ग्रंथि के रूप में पाया जाता है। यह जो है हमारे शरीर में आमाशय और डियोडिनम के मध्य में पाया जाता है। यानी आमाशय और डियोडिनम के जो मध्य भाग होती है वहां पर यह व्यवस्थित रहती है। और उसके बाद जो होती है इनके द्वारा अग्नाशय रस स्त्राव होता है। यानी अग्नाशय रस का स्त्राव इसी ग्रंथियों के द्वारा होती है। इस अग्नाशय रस में कई प्रकार के पाचक एंजाइम्स उपस्थित रहते हैं। क्या कर सकते हैं हम, इस अग्नाशय रस में कई प्रकार के पाचक एंजाइम्स उपस्थित रहते हैं। इसलिए यानी इसमें एंजाइम जो उपस्थित रहती हैं, इसीलिए इसे बाह्य अंतःस्त्रावी ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। अब देखिए, इस अग्नाशय के अंदर में कई प्रकार के कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इस अग्नाशय के अंदर में कई प्रकार की कोशिकाएं, अगर हम बात करें, कई प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। जो कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जिनमें से जो है एक लैंगरहैंस यानी कह सकते हैं अग्नाशय के जो अंदर कई प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, और वह कोशिकाओं का जो समूह जो होती है वही लैंगरहैंस दीपिकाएं कहलाती हैं। याद रखिएगा, लैंगरहैंस दीपिकाएं किसे कहते हैं, तो अग्नाशय के अंदर पाए जाते यानी कई प्रकार के कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जिसे हम लैंगरहैंस दीपिका कहते हैं। अब देखिए, अग्नाशय के अंदर तो कई प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, तो जिसे हम लैंगरहैंस दीपिका कहते हैं। उन लैंगरहैंस दीपिकाओं के समूह में से कुछ प्रमुख 3 कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्यों को, मतलब हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों को नियंत्रण करके रखता है। इन सभी कोशिकाओं के समूह में से 3 प्रमुख कोशिका हैं जिनके बारे में हमें एग्जाम में पूछा जाता है, और बुक्स में भी ये तीनों कोशिकाओं के बारे में चर्चा की है। तो इनके जो प्रमुख हैं उसी के बारे में चर्चा करेगा। तो इनके जो 3 प्रमुख कोशिकाएं हैं, तो लैंगरहैंस की जो 3 प्रमुख कोशिकाएं हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और एक होता है डेल्टा कोशिका। डेल्टा या इसको गामा भी बोलते हैं। अब देखिए, लैंगरहैंस की यह 3 प्रमुख कोशिकाएं होती हैं। अब इन तीनों कोशिकाओं के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, और यह जो है हमारे शरीर में यह जो है इनके द्वारा जो स्राव होने वाला हार्मोन क्या क्या कार्य करते हैं, उनके बारे में हम अभी जानते हैं। चलिए, अल्फा कोशिका द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव होता है, बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का, और डेल्टा कोशिका के द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव होता है। तो अगर हम बात करें ग्लूकागॉन हार्मोन, तो याद रखिएगा यह हार्मोन का स्राव अल्फा कोशिकाओं के द्वारा होती है। इस हार्मोन का जो स्राव होता है अल्फा कोशिकाओं के द्वारा होती है, और यह हार्मोन अल्फा, बीटा और डेल्टा या गामा इन सभी कोशिकाओं को सक्रियता भी प्रदान करती हैं। कौन सी, तो अल्फा जो है यानी ग्लूकागॉन, यानी हम कह सकते हैं यह जो है ग्लूकागॉन इन सभी को क्या करती है, सक्रियता प्रदान करती है। और क्या करता है, यह यकृत में ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करता है, यानी यह जो है यकृत में ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो कार्य होता है उनको बढ़ाता है, और उनमें ग्लूकोनियोजिस यानी हम कह सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस
के यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। ये क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है और यकृत में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। कौन सा? तो ग्लूकागॉन, याद रखिएगा। यह क्या करता है? ऊतक में भी ग्लूकोज को मात्रा को बढ़ाता है। तो ये था अल्फा कोशिका के बारे में। अगर हम बात करें तो अब बीटा कोशिका पर तो चलिए इंसुलिन की कमी से आप लोग जानते हैं मधुमेह बीमारी होती है। चलिए अब देखिए इंसुलिन जो होती है यानी इसका निर्माण किस कोशिका से होती है? तो बीटा कोशिका से। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछने वाला ये सब प्रश्न है। यानी इंसुलिन का निर्माण किस कोशिका से होती है? तो बीटा कोशिकाओं के द्वारा होती है। ठीक, अब देखिए यह जो है बीटा कोशिका को सक्रियता प्रदान करती है, जबकि अल्फा कोशिका को निष्क्रियता प्रदान करती है। कौन सी? तो बीटा कोशिका, यह इसको निष्क्रियता प्रदान करती है। अब देखिए यह कोशिका जो है यकृत, अगर हम इस कोशिका की पहले बात करें तो यानी ये कोशिका यानी इंसुलिन जो है, इंसुलिन नामक हार्मोन कार्बोहाइड्रेट एवं उपापचयी क्रिया या कार्बोहाइड्रेट उपापचयी क्रियाओं को क्या करता है? यानी उपापचयी क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जो है कार्बोहाइड्रेट और उपापचयी क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगर हम इसकी बात करें तो आप जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से किसी भी मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह नामक बीमारी होती है। ठीक, और यह क्या करता है? किसी भी जीव यानी अगर हम बात करें तो यकृत में ग्लाइकोजन की क्रिया दर को भी बढ़ा देती है। कौन सा? ये इंसुलिन जो होता है यकृत में ग्लाइकोजन क्रिया जो होती है उनके दर को क्या करके रखता है? यानी बढ़ाता है। और इनकी कमी से याद रखिए, ये तो कई बार पूछा गया एग्जाम में, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह, यानी मधुमेह जिसको बोलते हैं वो इंसुलिन की कमी से होती है। तो ये सब था, ये था किससे? तो बीटा कोशिका के बारे में ना। तो चलिए अब डेल्टा कोशिका या जिसको गामा कोशिका बोलते हैं उनके बारे में जानते हैं। चलिए अब देखिए डेल्टा कोशिका के द्वारा सोमेटोस्टेनिन हार्मोन स्रावित होता है। यह सोमेटोस्टेनिन हार्मोन जो होता है एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक, तो पहले जान लेते हैं इसका निर्माण जो है, यानी अगर सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का निर्माण डेल्टा कोशिका के स्त्राव से होता है, यानी डेल्टा कोशिका के स्त्राव से सोमेटोस्टेनिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। यह कोशिका क्या करती है? यानी यह जो है यह कोशिका अल्फा और बीटा को निष्क्रिय करता है। याद रखिएगा, अल्फा और बीटा दोनों को क्या करता है? निष्क्रिय करता है। अब देखिए ये जो होता है सोमेटोस्टेनिन नामक हार्मोन, यह एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होती है जो बचे हुए भोजन को समानीकरण की दर को क्या करती है? यानी समानीकरण की अवधि को बढ़ा देती है। समानीकरण की क्रिया जो होती है, बचे हुए भोजन में जो समानीकरण की प्रक्रिया होती है उसकी दर को क्या करती है? यानी अवधि को बढ़ाती है। तो याद रखिएगा ये तीनों इंपोर्टेंट था, हम बता दिए हैं। तो ये था लैंगर-हंस दीपिका के बारे में। अब हम अगला वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो नर यानी जनन हार्मोन जो है, जनन हार्मोन जिसमें एक नर जनन हार्मोन एक मादा जनन हार्मोन। अब तो हम अब सीधा अब बुक के चैप्टर पे आ जाएंगे और उससे संबंधित ही बात करेंगे। यानी कि ये जो टॉपिक्स जो अब खत्म हो गए हार्मोन्स के बारे में, अब हम बात करेंगे तो जो अब जो पढ़ाने वाले हैं यानी इसके जो 8वां जो भाग होगी जनन हार्मोन, तो जनन हार्मोन जो है अब सीधा टॉपिक पे यानी बुक के चैप्टर से रिलेटेड यानी होना प्रारंभ हो जाएगी। तो उसमें अब जनन हार्मोन के यानी नर सिस्टम और मादा सिस्टम यानी दोनों के जनन, जो नर जनन सिस्टम एवं मादा जनन सिस्टम, यानी इन दोनों के बारे में चर्चा हम अलग अलग करेंगे अलग अलग वीडियो में। तो अब जो है हार्मोन्स के बारे में हमें जितना पढ़ाना था और बताना था किताब से जो हमको जरूरत था, अगर हम अब जो आगे हम जो बताते जो भी बात अगर हम आगे अब जनन चैप्टर में अगर हम इसका चर्चा करते उसमें बहुत सारे हार्मोन के बारे में दिया हुआ था, तो हम इसीलिए पहले हार्मोन चैप्टर पढ़ा दिए ताकि अगर हम बीच में अगर कोई हार्मोन का नाम ले लें, एफएसएच हार्मोन क्या है या भी किसी भी हार्मोन का नाम ले ले तो बाद में किसी भी विद्यार्थी को परेशानी नहीं हो, इसीलिए हम पहले क्या किया हार्मोन के बारे में बता दिए। ठीक, अब हार्मोन के बारे में बता दिए। अब हम जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर में
इन सभी हार्मोन में से किसी ना किसी का चर्चा हमेशा होते ही रहेगा। तो पहले हम जानकारी दे दिए, जान पहचान करा दिए इनसे, ताकि बाद में मत कहिएगा कि सर जी हम इसको पहचान में नहीं करते हैं कौन है, ठीक है। इसीलिए हम पहले जान पहचान करा दिए हैं। अब हम जब मिलेंगे तो फिर जान पहचान करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे नर्व सिस्टम, यानी नर्व सिस्टम जो मानव नर जनन तंत्र के साथ अवश्य तो चलेगा, यानी 10th कहिए या फिर 12 कहिए, इन दोनों के लिए तो वीवीआर है ही। ये तो कंपटीशन वाले भी बच्चे देख सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।